हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जाना था। तो हमने जाना था कि एक रॉलेट एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो जो लॉ था वो बहुत ही खराब था। तो लीडर्स ने उस लॉ को क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है ये डेविलिश है, टेरेनिकल है, ब्लैक लॉ है। तो उन्होंने क्या किया, बाद में उस ब्लैक लॉ के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह को लॉन्च किया। तो वो सत्याग्रह था रॉलेट सत्याग्रह। तो जब उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया तो वो धरने वगैरह के ऊपर बैठ गए, और जब वो धरने के ऊपर बैठ गए तो ब्रिटिशर्स ने तो कभी ऐसा सत्याग्रह देखा ही नहीं था। तो बाद में उन्होंने क्या किया, वो जो जितने भी लोग बैठे थे उनके ऊपर गोली वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने गोली वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया, उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, तो लोग भी क्या हो गए, वायलेंट हो गए। बाद में महात्मा गांधी ने क्या किया, इस रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। जब उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया तो उसके कुछ दिनों बाद में क्या होता है, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर एक क्या होता है, मेला लगता है। और उस मेले के अंदर बहुत सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सभी लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं। और जब वो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो जो लीडर्स थे वो भी सोचते हैं कि हम लोगों से कुछ बातचीत कर लेंगे। और जब वो सभी लोग बातचीत करते हैं तो जो जनरल डायर होते हैं वो उन सभी लोगों को मरवा देते हैं। और इसके बाद में बहुत सारे लीडर्स जो है गुस्सा हो जाते हैं, और वो अपना गुस्सा किससे बताते हैं, वो उनको जो भी टाइटल मिला हुआ होता है उसे फिर से लौटा देते हैं। जैसे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्हें नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था, तो उन्होंने वो फिर से लौटा दिया। और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, उससे जो हिंदू थे और जो मुस्लिम थे उनके अंदर यूनिटी आ गई। तो उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 3 रीजंस के कारण लॉन्च होता है। एक तो रॉलेट सत्याग्रह के कारण लोग थे वो तो नॉन वायलेंस को एडॉप्ट करे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके अगेंस्ट में वो तो सत्याग्रह को लॉन्च करे थे। लोग जो थे वो धरने के ऊपर ही बैठे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको मारा। तो एक कारण तो रॉलेट सत्याग्रह हो गया, और दूसरा कारण जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट था उसके कारण भी लोग जो थे वो गुस्सा थे। और थर्ड है खिलाफत इशू। अब ये खिलाफत इशू क्या है, और खिलाफत इशू के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो खिलाफत इशू क्या है, इन 1920 द ब्रिटिश, अब पहले खिलाफत इशू को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। मतलब जब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो वर्ल्ड वार हुआ था, हम सभी को पता है। तो जब वर्ल्ड वार हुआ था तो एक ब्रिटेन की टीम थी और दूसरी जर्मनी की टीम थी। तो ब्रिटेन की टीम के अंदर जैसे ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, तो ये सभी ब्रिटेन की टीम में थे, और दूसरी थी जर्मनी की टीम। तो जर्मनी की जो टीम थी उसके अंदर जर्मनी के साथ में टर्की भी था। तो वैसे बहुत सारी कंट्रीज थी, लेकिन हम यहाँ पे टर्की की बात करने वाले हैं। तो जर्मनी के साथ में टर्की था, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटेन की टीम जीत गई थी और जर्मनी की टीम हार गई थी। अब जो टर्की था, टर्की के अंदर एक एम्पायर था। कौन सा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर। तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसका किंग कौन था, उसका किंग था खलीफा। तो खलीफा जो है वो ऑटोमन एम्पायर का किंग था। और जब जो टर्की था वो हार गया था, तो बाद में ब्रिटेन वालों ने क्या किया, ब्रिटेन वालों ने जो टर्की थी उसके ऊपर एक ट्रीटी साइन करवा ली, टर्की से एक ट्रीटी साइन करवा ली। तो उन्होंने खलीफा जो है उसे एक टर्की जो ट्रीटी है वो साइन करवा ली थी। और जो खलीफा था वो वहाँ का पॉलिटिकल लीडर तो था, कहाँ का, टर्की का। तो खलीफा टर्की का पॉलिटिकल लीडर तो था, उसके साथ में जो खलीफा है वो मुस्लिम्स का रिलीजियस लीडर भी था। तो जो खलीफा था वो पॉलिटिकल लीडर भी था और वो रिलीजियस लीडर भी था। तो जब खलीफा जो है वो हार गया था, और जब खलीफा के हारने के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने
खलीफा के साथ में एक सीवियर ट्रीटी जो है वो साइन की थी, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ऑटोमन एम्पायर था, मान लो वो इतना था, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ का कुछ जो एरिया है वो अपने अंडर के अंदर ले लिया था। जब उन्होंने खलीफा का कुछ एरिया अपने अंडर के अंदर ले लिया तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स थे, खलीफा के साथ जो खलीफा है उनकी वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुई थी। तो जितने भी मुस्लिम्स थे वो बहुत ही नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ क्यों हुए? क्योंकि वो खलीफा को पॉलिटिकल लीडर भी मानते थे और साथ ही साथ में वो उन्हें रिलीजियस लीडर भी मानते थे। तो जब वो मुस्लिम्स के रिलीजियस लीडर थे और उनके साथ में डिसरिस्पेक्ट हुई तो बाकी के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स से नाराज़ हो गए। तो इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्की सुल्तान और खलीफा। तो जो खलीफा थे उनके ऊपर 1920 के अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो एक ट्रीटी को एक बहुत ही ख़राब ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ सीवियर वो साइन करवा लेते हैं खलीफा से, और उसके अकॉर्डिंग खलीफा को अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को देना होगा। वहाँ पे खलीफा के साथ में डिसरिस्पेक्ट हुई थी। तो पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस। जितने भी पीपल्स थे, जितने भी मुस्लिम्स पीपल्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि खलीफा के साथ में डिसरिस्पेक्ट हुई थी, उनके साथ में एक ट्रीटी साइन करवा ली थी, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग खलीफा की कुछ जो ज़मीन थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चली गई थी। तो इसी कारण से जो लोग थे वो गुस्सा हो गए। तो इंडियन मुस्लिम डिमांडेड, अब जितने भी मुस्लिम्स थे वो गुस्सा हुए। तो इंडिया के अंदर भी मुस्लिम्स थे। जब खलीफा के साथ में डिसरिस्पेक्ट हुई, और इंडिया के अंदर भी कौन रूल करा था? इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो जब खलीफा के साथ में डिसरिस्पेक्ट हुई तो यहाँ के इंडिया के जितने भी इंडियंस थे, इंडियन मुस्लिम थे, वो भी ब्रिटिशर से नाराज़ हो गए। तो इंडियन मुस्लिम्स डिमांडेड, बाद में जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी? दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर। उन्होंने क्या डिमांड रखी? दैट द खलीफा, कि जो खलीफा है, कहाँ का लीडर? टर्की का। तो जो टर्की का लीडर है खलीफा, बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस। तो उन्होंने जो मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर के अंदर ले लिए थे। तो बाद में इंडियन मुस्लिम्स ने डिमांड रखी कि आपने जो टेरिटरीज खलीफा से ले ली है उसके ऊपर खलीफा का फिर से कंट्रोल करवा दो, क्योंकि वो वहाँ के होली प्लेसेस थे। खलीफा को जो मुस्लिम्स थे वो अपना लीडर मानते थे, रिलीजियस लीडर मानते थे, तो वो उनके होली प्लेसेस हो गई टर्की के अंदर। जो ऑटोमन एम्पायर था वो मुस्लिम्स का होली प्लेस हो गया। तो इंडियन मुस्लिम्स ने ये डिमांड रखी कि आपने खलीफा से जो ज़मीन लिया है, जो एरिया लिया है, उसे आप फिर से खलीफा को लौटा दो। मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर को फिर से लौटा दो, खलीफा को फिर से लौटा दो। तो मुस्लिम मासेस वर इनरेज, तो मुस्लिम मासेस जो थी वो गुस्सा थी, इसलिए उन्होंने ये डिमांड रखी। तो इंडिया के अंदर भी जितने भी मुस्लिम थे उनको जागरूक कराने वाले, उनको खलीफा के बारे में बताने वाले दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, एक मोहम्मद अली, एक शौकत अली। तो दो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये मुस्लिम्स के लीडर्स थे इंडिया के अंदर, जो इस खिलाफत इशू को उठा रहे थे। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को बता रहे थे कि हमारे रिलीजियस लीडर खलीफा के साथ में गलत हो रहा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बाद में महात्मा गांधी जी के पास गए। उन्होंने महात्मा गांधी जी को सारी बातें बताई और उनसे पूछा कि ये गलत हो रहा है ना? महात्मा गांधी ने बोला हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है। तो बाद में महात्मा गांधी ने ये सही समय सोचा। उन्होंने सोचा कि अब हिंदू जो है वो भी ब्रिटिशर से गुस्सा है, क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के कारण जितने भी सिख थे, पंजाब के अंदर हुआ तो ज़्यादातर वहाँ पे सिख ही थे। तो सिख थे, जितने भी मुस्लिम्स थे, जितने भी हिंदू थे वो सभी गुस्सा थे, और खिलाफत इशू के कारण मुस्लिम्स जो थे वो भी गुस्सा थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये सही समय रहेगा इन दोनों को यूनाइट करवाने का। तो गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड सो एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम्स। बाद में महात्मा गांधी ने सोचा कि ये सही समय रहेगा हिंदू को और मुस्लिम्स को यूनाइट करवाने का। ही अर्ज कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग एंड खिलाफत रॉन्ग। और बाद में इन्होंने बोल दिया कि अब कांग्रेस वालों सुन लो, अब हिंदू भी ब्रिटिशर से नाराज और मुस्लिम्स भी
जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे नाराज़ है। तो हमें अब देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए, एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए ताकि हमें स्वराज मिल सके। तो उन्होंने स्वराज के लिए एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना चाहा और बाद में उस मूवमेंट का नाम क्या रखा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो हमने खलीफा इशू के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया और हमने गांधी जी का भी व्यू पॉइंट बता दिया कि गांधी जी क्या चाहते थे। वो हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करवाना चाहते थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस से बोल दिया कि पंजाब रॉन्ग, पंजाब के अंदर जो गलत हुआ है और खलीफा के साथ में जो गलत हुआ है, तो खिलाफत रॉन्ग और पंजाब रॉन्ग का अब हमें जो फिर से उसको सही सुधारना होगा या फिर हमें अब ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस लेनी होगी। तो स्वराज के लिए उन्होंने एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च किया एंड दैट मूवमेंट वाज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो अब हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो अब हम नॉन कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देश के अंदर क्या चल रहा था, पहले द रोलर सत्याग्रह चल रहा था, उसके चलते देश के अंदर एक इनफेमस इंसिडेंट जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी होता है और साथ ही साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खिलाफत इशू भी चल रहा था। तो इन तीनों के कारण नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है। तो उसके अंदर कांग्रेस को बताया जाता है, मतलब कांग्रेस को बोला जाता है कि ये सही समय है, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए हैं और हमें देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। तो मूवमेंट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए एक मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर जो कांग्रेस होती है उसे पटाया जाता है, बोला जाता है कि हमें एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। तो स्वराज के लिए एक मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस मूवमेंट के अंदर था क्या, नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लेजिस्लेटर्स है उसके अंदर हम काम नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल्स ओपन किए उसके अंदर हम पढ़ने नहीं जाएंगे, ब्रिटिशर्स के जो आइटम्स है हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम ब्रिटिशर्स की चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, हम उसके अंदर कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। तो ये पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921 टू 1922। तो 1921 से 1922 के अंदर क्या होता है, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये मोमेंटम के अंदर आ जाता है, मतलब चाहे किसी भी रिलीजन का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, सभी इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है, गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, उसके अंदर स्टूडेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, मतलब काम स्टूडेंट्स तो काम नहीं करेंगे लेकिन जितने भी स्कूल्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर देते हैं। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ही वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। तो बहुत सारे लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजा गोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। वो जितने भी लॉयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर काम करना बंद कर देते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजा गोपालाचारी एंड आसफ अली। तो ये सभी लॉयर्स थे और इन्होंने कोर्ट के अंदर काम करना बंद कर दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेटर्स बॉयकॉटेड। जितने भी जो उनको टाइटल मिले हुए थे, जैसे शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, उनको जो नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था उन्होंने वो सरेंडर कर दिया। तो बाद में बहुत सारे पीपल्स थे जिनको टाइटल मिला हुआ था और उन्होंने अपने टाइटल को सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया एंड लेजिस्लेटर्स बॉयकॉटेड। और जो लॉ बनाने वाली बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे पीपल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो लेजिस्लेटर्स जो है उन्हें बॉयकॉट किया। पीपल लीड पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो चौराहे के अंदर, तो पब्लिक बॉनफायर्स मतलब चौराहे के अंदर आके वो क्या करते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं ब्रिटिशर्स के, जितने भी कपड़े होते हैं उन्हें जलाना स्टार्ट कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग के अंदर वो क्या करते हैं, कपड़ों को जला देते हैं। जैसे अभी इंडिया और चाइना के बीच में अगर मान लो लड़ाई होती है
तो जितने भी पीपल्स होते हैं वो चाइना के टीवी जो होते हैं उन्हें फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय के अंदर लॉयर्स ने कोर्ट के अंदर काम करना बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर पढ़ना बंद कर दिया, लॉयर्स ने वो कोर्ट के अंदर काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे जो जितने भी पर्सन थे उन्होंने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया, लेजिस्लेटर्स को उन्होंने बॉयकॉट किया और जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे उनको उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया चौराहे के अंदर आके। तो ये जो फॉरेन क्लोथ्स है इन्होंने ये ऐसे ही जला दिए, मतलब इनके पैसे तो वो दे चुके थे, फिर चाहे वो उनको उन कपड़ों को जलाए, उनको पहने, उनका कुछ भी करे, वो जितने भी पैसे थे वो तो ब्रिटिशर्स के पास में जा चुके थे। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कि इन्होंने ये इतने सारे काम किए? तो पहले जो ट्रेड होता था वो आधा हो जाता था। जब कोई मूवमेंट लॉन्च होता था इंडिया के अंदर तो ट्रेड जो है वो आधा हो जाता था। जैसे मान लो पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर कोई भी मूवमेंट चल रहा था उससे पहले ट्रेड होता था, तो मान लो 100 करोड़ का ट्रेड होता था पहले, लेकिन जब मूवमेंट लॉन्च हुआ तो वो ट्रेड 50 करोड़ का हो गया। तो ये सब कुछ अब एक बार फिर से स्नैप रिकैप करते हैं। पहले क्या हुआ, पहले जो रॉलेट सत्याग्रह था वो हो रहा था, उसके चलते क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो खिलाफत इशू था वो चला और इन तीनों के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। और इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे पीपल्स ने कोर्ट के अंदर काम करना बंद कर दिया, चीज़ों को बॉयकॉट किया। लेकिन ये जितना भी पढ़ रहे हैं, लास्ट लाइन क्या है, ये हमने जितना भी पढ़ा ये तो आइसबर्ग की एक टिप है। जैसे मान लो ये कोई समुद्र है, इसके अंदर आइसबर्ग होता है तो ये उसकी एक टिप है, नीचे आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, ये तो टिप है। तो ये हमने जितना भी पढ़ा ये तो आइसबर्ग की टिप थी, ये से लिखने का तरीका है एक। तो ये तो आइसबर्ग की टिप थी, लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से था। पहले लोगों को उन्होंने नॉन वायलेंस को तो एडॉप्ट नहीं किया और लोगों ने क्या किया, तोड़ना फोड़ना, ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करना, ये सब कुछ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो नीचे आइसबर्ग बहुत बड़ा था। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीपल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments and do subscribe our channel. Thank you so much.